वेलकम टू द एम बी अकेडमी। एम बी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? क्रोमोज़ोम। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है मेरा? क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम के बारे में करें, ठीक है। आइए पढ़ते हैं हम लोग क्रोमोज़ोम के बारे में। क्रोमोज़ोम क्रोमोज़ोम जो है ये दो चीज़ में डिवाइड होता है। क्रोमोज़ोम जो डिवाइड होता है ये दो चीज़ में डिवाइड होता है। पहला मेरा क्या है? डीएनए है, और दूसरा मेरा क्या है? प्रोटीन। पहला क्या है मेरा? डीएनए, और दूसरा क्या है मेरा? प्रोटीन। तो डीएनए क्या है? व्हाट इज डीएनए? डीएनए है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसका ये फुल फॉर्म है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए ही सब कुछ डिसाइड करता है ना। जैसे फादर का क्या कैरेक्टर है, मदर का क्या कैरेक्टर है ना, ये दोनों डिसाइड करने का काम कौन करता है? न्यू बॉर्न बेबीज़ का दोनों का मिक्सिंग कैरेक्टर आता है ना। फादर का आँख ब्राउन है, मदर का आँख ब्लैक है, या फिर फादर का फेयर ज़्यादा है, मदर का फेयर कम है। तो इस तरीके से जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये सब डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए में कोई अगर इसमें होता क्या है कि कोई जो है उसमें रिसेसिव हो जाता है, कोई डोमिनेंट हो जाता है ना। तो ये हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना ये समझा देते हैं कि कोई भी चीज़ जो है डोमिनेंट हो गया, मतलब कि फादर का जो है फेयर कलर वो वाइट है, मदर का फेयर कलर हो सकता है कि थोड़ा कम हो, है ना, डार्क हो। तो बच्चा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो है वाइट भी, फेयर भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है ना। दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन कोई एक जो उसका जो हार्मोन होता है वो क्या हो जाता है? वो एक्टिव हो जाता है, जिसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, है ना। क्रोमोसोम क्या हो जाता है? वो एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव हो जाता है, अगर फेयर की तरफ एक्टिव हो गया तो वो क्या हो गया? फेयर हो गया। अगर डार्क की तरफ एक्टिव हो गया, डोमिनेंट हो गया, यहाँ एक्टिव नहीं बोलेंगे, यहाँ हम लोग डोमिनेंट बोलेंगे। अगर फेयर की तरफ वो डोमिनेंट हो गया तो फेयर हो गया, अगर डार्क की तरफ डोमिनेंट हो गया तो डार्क हो गया। उसी तरीके से आई का भी कलर हम लोग देख लेते हैं कि फादर का आई का कलर ब्लैक है, मदर का आई का कलर थोड़ा ब्लूइश है, तो बच्चे का आई का कलर ब्लूइश हो गया, है ना। तो कोई भी कैरेक्टर जो है वो मदर फादर का ही बच्चे में आता है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। लेकिन इसमें कोई एक रेसेसिव हो जाता है, कोई डोमिनेंट हो जाता है। डोमिनेंट का मतलब उस पर हावी हो गया। डोमिनेंट को अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज में समझेंगे कि डोमिनेंट होता क्या है, तो डोमिनेंट का मतलब उस पर हावी हो जाना, है ना। बात समझ में आ गया? उतना हम लोग डिटेल में इसमें नहीं जाते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्लास 10 के बायो का टॉपिक है ना। हेरिडिटी यानी इवोल्यूशन में इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही जानते हैं कि क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। जितना भी खेल होता है ना, वो सब डीएनए का होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग डीएनए के बारे में। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रोमोसोम। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे जो है सेल का कितना टाइप होता है, आइए देखते हैं। देखिए, दो टाइप का सेल होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला मेरा प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है मेरा? पहला प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। पहला क्या है मेरा? प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा मेरा क्या है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है? प्रो मतलब क्या होता है? मींस प्रिमिटिव, है ना। प्रिमिटिव मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत, है ना, एकदम शुरुआती फेज में। लोकल लैंग्वेज में समझा देते हैं आपको, शुरुआत करना। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, ठीक है। तो सेल का जो शुरुआत होता है यहीं से होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो सिंगल सेल होता है। क्या होता है वो? सिंगल सेल, जिसको हम लोग यूनिसेल्यूलर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये होता किसमें है? प्रिमिटिव है, तो किसमें होगा? बैक्टीरिया में होगा, है ना, बैक्टीरिया, ठीक है।
न्यूक्लियस इज अनडिफाइंड एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता ही नहीं है, एब्सेंट रहता है। ठीक है। और ये होता है किसमें, बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका होता है यूनिसेल्यूलर सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, सिंगल सेल। हाँ, तो क्या ये बैक्टीरिया है ना, फंगी है, प्रोटोजोआ, ये सब इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक सेल का ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, इसमें अंडर डिफाइंड होता है ना, इसमें वेल डिफाइंड होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इज अंडर अनडिफाइंड, क्या होता है ये अनडिफाइंड होता है, क्या होता है ये अनडिफाइंड होता है इसमें, है ना। न्यूक्लियस क्या होता है इसमें, अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस अनडिफाइंड होता है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, एकदम अच्छे तरीके से सज वज के एकदम पाउडर वाउडर लगा करके, क्रीम व्रीम लगा करके आया है ये सेल, है ना। क्या आया है, पाउडर वाउडर लगा करके, एकदम क्रीम व्रीम लगा करके, एकदम नया पैंट शर्ट पहन करके आया है, सूट बूट टाई वाई लगा करके, परफ्यूम वर्फ्यूम मार करके आया है। कौन, यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल बेचारा लुंगी पहन के चला आया, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस में बेचारा लुंगी पहन के गंजी लुंगी में आ गया, है ना। तो ये कौन है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका कुछ नहीं है बेचारा, शुरुआत है, प्रिमिटिव है। जैसे छोटा सा बच्चा केजी में पढ़ता है, उसको मुश्किल से ABCD भी नहीं आता, अगर याद कर लिया तो बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा लगता है उसको हम IIT क्रैक कर जाएंगे, ABCD याद कर लिया तो। उसी तरीके से ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये स्टार्टिंग फेज में है, ये प्रिमिटिव है। ठीक है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है ये अनडिफाइंड होता है ना। और मेम्ब्रेन बॉन्ड जो रहता है ऑर्गेनल का, वो भी इसमें एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। तो ये होता है कि इसमें बैक्टीरिया में होता है, हम समझाए ये यूनिसेल्यूलर सेल है। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल जो है वेल डिफाइंड है, जैसे हम बताए ना, पैंट शर्ट जूता मोजा टाई वाई पूरा एकदम पाउडर वाउडर मार करके, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा करके आया है। कौन, यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है। सेल ऑर्गेनल आर मेम्ब्रेन बॉन्ड, सेल ऑर्गेनल भी होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड भी होता है ना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग थ्योरी के मदद से समझेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो मैंने सोचा क्या कि आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं कि आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। और ये एग्जाम में भी आता है क्लास 9 में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाना बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का ये क्या डायग्राम है। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का ये डायग्राम है। तो इसमें जो ये जो एंटीना लाइक दिख रहा है ना, ये एंटीना क्या है, फ्लैजिला है। क्या है ये एंटीना, फ्लैजिला, हेल्प इन मूवमेंट। एंटीना क्या करता है, इस सेल को मूवमेंट करने में वो मदद करता है। ये सेल को क्या करता है, वो मूवमेंट करने में, फ्लैजिला जो है वो सेल को मूवमेंट करने में, चलने फिरने में, मूव करने में, वो चलने फिरने तो यहाँ पर नहीं बोलेंगे, मूव करने में वो मदद करता है। ठीक है। एंटीना के जगह जो दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ भी हेल्प इन मूवमेंट। और ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपका, ये क्या है, मेरा सेल वॉल है। क्या है ये जो ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, ब्लू 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 ब्लू, है ना। तो क्या है बाबू, वो सेल वॉल है। और ये मेरा क्या है, ये पीएम क्या है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीएम। ठीक है। और ये तो बूंदी की तरह जो दिख रहा है ना, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। वो क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये मेरा क्या है, ये मेरा है राइबोसोम। क्या है राइबोसोम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, तो राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन फैक्ट्री। जैसे हर चीज कहां तैयार होता है, फैक्ट्री में तैयार होता है ना।
तो उसी तरीके से राइबोसोम जो है वो सेल में क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का, है ना। ये बेचारा क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड, ये जो दिख रहा है ना, ये डीएनए की तरह है ना, कॉइल है इस तरफ से, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, मेरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे ये जो है प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है, तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जान रहे प्रिमिटिव होता है, और ये बैक्टीरिया ही में होगा, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया ही है ना। तो ये बहुत ही इजी डायग्राम है बनाना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी ये अक्सर पूछता है सीबीएसई में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग अब यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम, है ना, बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल जो है वो किस में पाया जाता है बाबू, प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है ना। प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। ये जो सेल होता है ये मल्टी सेल्यूलर होता है। क्या होता है ये, मल्टी सेल्यूलर। जैसे प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़े थे कि ये प्रिमिटिव होता है और ये यूनिसेल्यूलर होता है, सिंगल सेल होता है। ये मल्टी सेल्यूलर होता है ना। क्या होता है ये, मल्टी सेल्यूलर। और ये किस में पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल में, ठीक है। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में जो देख रहे हैं हम लोग, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। और ये जो बीच में जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये क्या है आपका डीएनए। डीएनए बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डीएनए। अब शुरू हुआ आपको डीएनए के बारे में पढ़ने का। आगे चलिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। तो अब जो हमारा टॉपिक क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। अब जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मीन लिटिल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर विद अ सेल। एक छोटा सा कंपोनेंट है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर सेल का, है ना। सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स लिटिल मतलब छोटा सा, नन्हा सा पौध, है ना। क्या है, लिटिल मतलब छोटा सा, नन्हा सा, नन्नू सा लिटिल कंपोनेंट्स और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर विथ अ सेल। सेल का ये क्या है, ऑर्गेनाइज वे में, हर चीज सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पर टेबल, जैसे कोई रूम है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रूम है, बड़ा सा ये एक रूम है, तो इसमें ऑर्गेनाइज टाइप से क्या है, चेयर एकदम सही जगह पे रखा हुआ है, डेस्क सही जगह पे रखा हुआ है ना। एक क्लासरूम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। बोर्ड सही जगह पे लगा हुआ है, स्टूडेंट लोगों सारा चीज़ सिस्टमेटिक वे में रखा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ने में क्या लगा, अच्छा लग रहा है। तो उसी तरीके से ये सेल को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है ना। एक राइट वे में, एक सिस्टमेटिक वे में ये सेल को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर विथ ए सेल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। हर सेल ऑर्गेनेल्स का अपना अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्योंकि देखिए इंसान का, हर आदमी का जो है एक यूनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। सबका अलग अलग, कौन किस बात पर रिएक्ट करेगा ये हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि सबका एक अलग अलग क्या होता है, यूनिक कैरेक्टर होता है। दो आदमी अगर किसी को हम वो बात कह दिया, उसको भी कह दिया, तो वो कोई रिएक्ट नहीं किया, ये रिएक्ट कर गया, है ना। तो उसी तरीके से सेल होता है। सेल का क्या होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो सेल ऑर्गेनेल्स हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, समझ गए। अब जो है शेप भी उसका अलग होता है। क्या होता है, उसका शेप, उसका आकार, वो भी क्या होता है, वो भी अलग होता है। जैसे कोई सेल इस टाइप का है, कोई इस टाइप का है ना, कोई इस टाइप का है। तो कहने का मतलब है कि उसका जो शेप होगा, उसका जो आकार होगा, वो भी डिफरेंट होगा, वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। पहली बात हमने समझा कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा, है ना।
और दूसरी बात हमने समझा कि उसका जो शेप होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग तरीके का होगा। ये दो बात समझ में आई। और तीसरी बात जो है फंक्शन, मतलब वो जो काम करेगा वो भी सबका अलग अलग काम है। जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को क्या देता है, ये पावर देता है। अरे पावर रहेगा तभी ना काम होगा, मेरे अंदर एनर्जी रहेगा तभी ना हम पढ़ा पाएंगे। हाँ, एनर्जी ही नहीं रहेगा तो कोई भी काम आदमी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सेल को क्या देता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, पावर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है, ठीक है। राइबोसोम है, क्या काम है उसका, क्या काम है, अभी अभी जस्ट पढ़ाए थे हमने, क्या काम है उसका, काम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो हर सेल का एक अलग अलग काम है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर सेल ऑर्गेनिज्म हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए और इसको डिटेल में कुछ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड और मेम्ब्रेन लेस बॉन्ड। मेम्ब्रेन लेस रहेगा तो बॉन्ड क्या बनाएगा तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड और मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। तो देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड और डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड और मेम्ब्रेन लेस किसमें किसमें होता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड इसमें क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा, ठीक है। किसमें होता है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, वैक्यूल में होता है, लाइसोसोम में होता है, गोल्जी एपरेटस में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। किसमें होता है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये आपका डायग्राम है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड का, ठीक है। और ये किसमें होता है, वैक्यूल में होता है, लाइसोसोम में होता है, गोल्जी एपरेटस में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड। अब आइए देखते हैं हम लोग डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये एक मेम्ब्रेन है, बॉन्ड है ये पूरा, है ना, पूरा, और दूसरा ये है, तो ये क्या हो गया, डबल हो गया ना, तो हो गया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन। ये क्या है, मेम्ब्रेन है मेरा। तो ये किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्लास्टिड्स में होता है। इसमें किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्लास्टिड्स में होता है। किसमें, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। अब मेम्ब्रेन लेस बॉन्ड, मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। मेम्ब्रेन क्या होता है, होता ही नहीं। इसमें एक होता है, इसमें दो होता है, इसमें होता ही नहीं, जीरो। तो ये किस में होता है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस बॉन्ड है राइबोसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। इसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं और सेंट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास समझाने का था नहीं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। अब हम लोग जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। हम लोग देखा डायग्राम में भी, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो भाग में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में ये क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। पहला को बोलते हैं RER, पहला को क्या बोलते हैं, RER, है ना। RER स्टैंड फॉर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER स्टैंड फॉर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और SER क्या हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER क्या हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहले रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो राइबोसोम्स आर अटैच, इसमें राइबोसोम क्या होता है, अटैच होता है या प्रेजेंट होता है सरफेस पे। राइबोसोम क्या होता है इसमें, अटैच बोले या प्रेजेंट बोले, सेम बात है। अटैच किसको, कोई भी चीज़ अगर किसी के साथ, जैसे ये मार्कर है और ये उसका कैप है, ये उसको इस टाइप से रखा, तो ये क्या, मार्कर के साथ पेन मेरा, ये कैप के साथ मार्कर क्या है, अटैच है ना। तो अटैच बोला, या फिर बोला मार्कर के साथ मेरा कैप क्या है, प्रेजेंस है, तो बात दोनों सेम है। तो राइबोसोम आर अटैच प्रेजेंस ऑन सरफेस, उसके सरफेस पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और इसमें प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस किसमें होता है, RER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आइए हम लोग देखते हैं SER स्टैंड फॉर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
राइबोसोम्स एब्सेंट, इसमें क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, लिपिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। डिटॉक्सिफिकेशन ये एक इम्पॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन तो लिख दिया सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है सर, तो जानिए क्या होता है। डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिस सब्सटेंसेस, मतलब जहरीला सब्सटेंस को, जिससे जहर फैलता है, उसको क्या करता है, उसको हटाने का काम करता है। क्या करता है, उसको हटाने का काम करता है। रिमूव का मतलब हम लोग जान ही रहे हैं, हटाना, और रिमूविंग का मतलब क्या होगा, वैसा प्रोसेस, हटाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रिमूविंग बोलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन लीवर सेल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का लीवर सेल में जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो चला जाता है, उसको क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है, मतलब उसका चीज़ को ये क्या करता है, हटाने का काम करता है ना। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। गोल्जी एपरेटस, है ना, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में, कि गोल्जी एपरेटस क्या है। आइए देखते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि गोल्जी एपरेटस का जो डिस्कवरी किया है, वो साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो गोल्जी एपरेटस का जो डिस्कवरी किया, उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैमिलो गोल्जी, है ना। गोल्जी एपरेटस का जो डिस्कवरी किए थे, साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी। तो सोचा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बता देना चाहिए, है ना। तो हम लोग जो है अब डायरेक्ट समझते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में, कि गोल्जी एपरेटस है क्या। ये गोल्जी एपरेटस का आपका डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये जो दोनों पॉइंट जो है, ये और ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेंस बोलते हैं। ये जो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो दिख रहा है, इस टाइप से जो कर्व टाइप का दिख रहा है ना, ऊपर में भी जो इस टाइप से कर्व टाइप का दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेरेस। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टेरेस। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग थ्योरी देखते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। तो मेम्ब्रेनियस फ्लैटेड सैक, क्या ये, मेम्ब्रेनियस फ्लैटेड सैक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेरस बोलते हैं, सिस्टेरस। तो ये ट्यूबुलर होता है, वेसिकल्स एंड लार्ज वेसिकल्स, ट्यूबुलर होता है। ठीक है, फ्लैटेड इस टाइप का एक वैक्यूल्स इस टाइप का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल होता है, और ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस का क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये सब्सटेंस को क्या करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का करने का काम करता है। जैसे एक तरीके से समझिए कि हम कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीद करके लाया, अब किसी को, मान लीजिए मेरे फ्रेंड को कोरियर करना है, मेरा फ्रेंड दिल्ली में रहता है, तो उसको दिल्ली में क्या करना है, इसको कोरियर करना है। तो कोरियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करके लाया, फिर उसको अच्छे से पैकेजिंग किया, फिर गए कोरियर ऑफिस में, वहाँ से जाकर के कोरियर किया, तो वो ट्रांसपोर्टेड हो गया, चला गया। तो इसी तरीके से गोल्जी एपरेटस भी क्या करता है कि मटेरियल को क्या स्टोर करके रखता है पहले, फिर उसका डेंटिंग पेंटिंग जो भी है उसको मेंटेन करता है, फिर उसको कोरियर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये गोल्जी एपरेटस, ठीक है। सिंथेसिस सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पेरोक्सिसोम्स अलोंग विथ वेरियस सब्सटेंसेस। सिंथेसिस सेल वॉल, इसमें क्या होता है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें जो भी चीज़ है वो पेरोक्सिसोम्स और वेरियस सब्सटेंस को वो क्या करता है, अलोंग कैरी करके, उसको लेकर के अपने साथ में चलता है। कौन चलता है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था गोल्जी एपरेटस के बारे में, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं राइजोसोम्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, राइजोसोम्स के बारे में। तो राइजोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। राइजोसोम को क्यों सुसाइड बैग बोलते हैं, इसलिए सुसाइड बैग बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है डेड सेल को, है ना, और डैमेज सेल को क्या कर देता है, ये खा जाने का काम करता है, उसको खा जाता है, ठीक है। इसी वजह से उसको हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। तो राइजोसोम, सुसाइड बैग, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये जो इसको जो ईट कर जाता है, इसको जो ये जो ईट करता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है, उस वजह से उसको डाइजेस्ट कर जाता है ना, उसको पचा लेता है, ख़त्म कर देता है ना, डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइनी स्फेरिकल सैक, इसमें क्या होता है, एक छोटा छोटा टाइनी स्फेरिकल टाइप का सैक, बोरा की तरह स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, ऑल्सो कॉल, इसको सुसाइड बैग कहते हैं। ये करता क्या है तो, है ना, मेन पॉइंट यहाँ पे वो बता रहा है। पहला तो इसके बारे में बताया डिस्क्रिप्शन कि ये होता कैसा है, तो टाइनी स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। बैग इसीलिए बैग कहलाता है ये सैक, है ना, की वजह से। डाइजेस्ट डेड और डैमेज सेल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है ना, उसको क्या कर देता है, उसको पचा देता है अपने अंदर, है ना, उसको ईट करके अपने अंदर क्या कर देता है, उसको पचा देता है, डाइजेस्ट कर जाता है। किसको, डैमेज सेल को और डेड सेल को, है ना, डेड सेल को और डैमेज सेल को ये अपने अंदर क्या कर डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सुसाइड बैग है। किसका, लाइसोसोम्स का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। अब पढ़े हम लोग वैक्यूल्स के बारे में, कि इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स है क्या, सैफ फिल वेरिकल्स बॉन्ड विद सिंगल मेम्ब्रेन। इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सैफ फिल वेसिकल्स, इस टाइप का वेसिकल्स इसमें भरा होता है, वेसिकल। और ये जो वेसिकल्स है, इस वेसिकल्स में होता क्या है कि इसमें स्टोर वाटर, मिनरल्स, फूड, ये इसमें स्टोर रहता है। जैसे हम लोग उस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं एनिमल में, कैमल के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो कैमल जो है वो क्या है, शिप ऑफ द डिज़र्ट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि कैमल के पास जो भी उसका स्ट्रक्चर है, जो भी फंक्शन है, वो डिज़र्ट पर एकदम सूटेबल बैठता है। वो डिज़र्ट के लिए एकदम 100% सूटेबल है, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो सर उसका एग्जाम्पल आप क्यों ले रहे हैं, उसका एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उससे हम इसको रिलेट कर रहे हैं। तो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कैमल में हम्प होता है, यहाँ पे हम्प होता है, और उस हम्प में वो क्या करता है, वाटर स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है ना। उसी तरीके से ये जो वैक्यूल्स होता है, इसमें भी एक इस तरीके से जो ये वेसिकल्स है, इसी में क्या होता है आपका, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और इसमें क्या क्या स्टोर होता है, वाटर, मिनरल्स एंड रिजर्व फूड। इसी तरीके से हम, इसीलिए मैंने उसका रिलेटेड एग्जाम्पल लिया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में क्या करा, मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ सेल। क्या मेंटेन करता है ये, टर्जिडिटी ऑफ सेल, टर्जिडिटी ऑफ सेल। अब टर्जिडिटी ऑफ सेल क्या है सर, टर्जिडिटी ऑफ सेल क्या है ना, तो टर्जिडिटी ऑफ सेल ये है बाबू, ये है क्या, ये है सेल डेथ इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सेल डेथ जो होता है इसमें नेचुरल प्रोसेस। देखिए, ज़िंदगी में अगर कोई भी आया है तो वो जाएगा भी दुनिया से, है ना, जो भी दुनिया में आया वो दुनिया में जाएगा ही। तो यही मेरा क्या है, लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस क्या है, बर्थ हुआ, यहाँ पे लाइफ का प्रोसेस चला, और यहाँ पे डेथ हो गया। इसी तरीके से ये लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। कोई दुनिया में पैदा हुआ, है ना, छोटा, दुनिया में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, फिर से यही सेम प्रोसेस हुआ, फिर पैदा हुआ, बूढ़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया। इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये जो नेचुरल डेथ, मतलब प्रकृति की तरफ से जो डेथ हुआ, उसका जो मृत्यु हुआ, वो जो मरा, तो वो नेचुरल तरीके से मरा। ऐसा नहीं कि कोई आकर के उसको गोली मार दिया, है ना, या फिर वो सुसाइड करके मर गया, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, तो इसको नेचुरल डेथ नहीं कहते। नेचुरल डेथ मतलब वो खुद से मरा। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है टर्जिडिटी ऑफ सेल में, कि सेल जो डेथ करता है वो नेचुरल होता है, खुद से। दैट अकर्स व्हेन द सेल इज़ योर बॉडी स्टॉप वर्किंग और डाई। अगर कोई भी सेल जो है काम करना बंद कर देता है तो वो डाई हो जाता है, मर जाता है ना, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर से मर जाता है। तो ये मेरा क्या है, टर्जिडिटी ऑफ सेल। लाइफ में भी यही होता है। बच्चा पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, पूरा मेहनत करता है, एक लाइफ को सेट करता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर वो कमज़ोर हो जाता है, फिर धीरे 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 मर जाता है। इसी तरीके से ये सेल में भी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, तब तक के लिए आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज़्ज़त कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, MBA एकेडमी के साथ बने रहिए, है ना। और MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।